नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में यूं तो मानसून की दस्तक के साथ ही चारों तरफ जिस तरह का आलम है, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक तूफान इस वक्त है। लोग परेशानी में है, सड़कों पर जाम लगा है, गड्ढे और नदी नालों में लोगों के मरने की खबरें। बड़े से बड़े अस्पताल हो, चाहे बड़े से बड़ा संभाग, बीकानेर में घरों में 3 से 4 फुट तक पानी है, तो वहीं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर का सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, तमाम प्रशासनिक अमला वहां बैठकर राज्य के लिए नीतियां बनाता है, वहां पर प्लस्तर गिरने से कर्मचारी की मौत होते होते बची है। ऐसा आलम पूरे प्रदेश के हर जिले में कहीं न कहीं इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये पहला मानसून नहीं है जब इस तरह की तस्वीरें राजस्थान देख रहा है। आखिर क्या वजह है कि मानसून आने से पहले तमाम आपदा राहत प्रबंधन, बल्कि बड़े-बड़े विभाग, कर्मचारी, सीनियर आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी होने के बाद भी मानसून के पहले और दूसरे ही दिन सरकार की पोल खुल जाती है। योजनाओं की कहीं न कहीं धराशायी होती है। सड़कों पर पानी जिस तरह का राजधानी जयपुर में जो आलम है, वो वाक़ई में परेशानी वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है कि हर 5 साल में चुनाव आने पर योजनाओं के अंबार लगाने वाली सरकारें, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, पिछले 50 सालों में आज़ादी के बाद से अब तक, बल्कि 50 से भी ज़्यादा सालों में यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। महानगर बनाने की तैयारियाँ, मेट्रो सिटी, तमाम बड़े-बड़े जो नाम है वो जयपुर को लेकर, गोल्डन ट्रायंगल का बहुत बड़ा पॉइंट सेंटर है जयपुर। बहुत बड़ी संख्या में वीकेंड पर लोग यहाँ पर आते हैं। जयपुर ही नहीं, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, राजस्थान के ऐसे डेस्टिनेशंस बनते जा रहे हैं, जहां देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। बावजूद इसके क्या वजह है कि सरकारी अमले की पोल 2 दिन में खुल जाती है? आज अगले 1 घंटे इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। राजेंद्र भानावत जी, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर शुचि शर्मा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पंकज जोशी जी पूर्व मेयर हैं जयपुर के और आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही भरत मेघवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और नंद कुमार खरे पूर्व नगर योजना का टाउन प्लानर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत में नंद खरे साहब आपसे करना चाहूंगी। किसी के ऑडियो में थोड़ा इश्यू है, आपके आसपास की आवाज आ रही है, पूरा कार्यक्रम उससे बाधित होता है, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। तो नंद कुमार खरे साहब, आप बताइए, जब कोई भी टाउन की प्लानिंग की जाती है, जयपुर तो इतना सुनियोजित शहर बनाया हुआ, आज के 250 साल पहले जब हम पीछे जाते हैं, तब इतनी बढ़िया जो प्लानिंग हुई थी, आज हमारा जयपुर, राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी, गुलाबी शहर, दुनिया में अपनी पहचान, लेकिन सड़कें अगर कोई देख ले, तो जयपुर में आने का नाम ना ले। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की वजह से, क्योंकि जो प्लानिंग की अपन ने, ड्रेनेज प्लानिंग नहीं की सही रूप से। यदि ड्रेनेज प्लानिंग करते शुरू से, जो नया एरिया डेवलप हो रहा है उसमें, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर दूसरा है ड्रेनेज का मेंटेनेंस, उसका प्रॉपर डिज़ाइन, उसका स्लोप और मेंटेनेंस। ये चारों चीज़ें जब अपन करेंगे तब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली जो मतलब मैं इसमें मान के चलता हूँ कि प्लानिंग और आपका इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों का जो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तभी ये इस तरह की समस्या आती है। मैं आपको लेकिन बहुत पुरानी आपकी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं नंद कुमार खरे साहब, तो क्यों नहीं हो पाता ऐसा? मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हमने जैसे प्लान कर दिया, तो प्लान करने के समय, जो प्लान करने से पहले हमारे पास जो पूरे शहर का मतलब पूरे एरिया का ड्रेनेज चैनल होने चाहिए, ड्रेनेज चैनल मार्कआउट होने चाहिए, कंटूर्स होने चाहिए, वो आमतौर पे नहीं आते। दूसरी बात क्या होती है कि जहाँ पे खातेदार ने कोई स्कीम काट दी, दूसरा कुछ हो गया, तो वहाँ अपन में प्लान आ गया, प्लान आपको अप्रूव करना है जो भी है, तो आपका मास्टर प्लान देखा, अपन ने अप्रूव कर दिया। अब उसमें जो कोई भी एरिया डेवलप करने से पहले जब तक आप उसको नेचुरल ड्रेनेज को ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक कैसे संभव है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 1981 की बात कर रहा था, जब मैं बिल्कुल नया नया ज्वाइन किया था। उस समय
पटुओं की हवेली बीकानेर में जैसलमेर में काम करना था। वहाँ 2 चौक बनाने थे और पहले वो जो चौक नहीं थे, वहाँ पहले बिल्डिंगें थी, तो वो दोनों बिल्डिंगें गिरा के 81 में वहाँ चौक बना था। तो उस समय चीफ टाउन प्लानर जो आए थे, मतलब थे हमारे, और दिल्ली से प्रोफेसर विजित घोष आए थे। तो उन लोगों के साथ मैं गया था, तो उन लोगों ने सबसे पूछा, मेरे को ये कहा कि भाई इन चौक का पानी कहाँ से जाएगा और सड़क का पानी कहाँ जाएगा, हमें स्लोप बताओ, नाली बनी है वो बता दो, और लेवल सर्वे आपको इसका करना है और मुझे लेवलिंग सर्वे के साथ ही देना है। जबकि वो एरिया इतना छोटा है, वो आपने यदि चौक देखे होंगे तो वो चौक मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल से, मेरे ख्याल से 50 फुट बाय 60 फुट के चौक होंगे दो, और उसके सामने वाली सड़क थी मुश्किल से 20 फुट चौड़ी होगी, 15 फुट चौड़ी होगी उसके आने। तो उन्होंने यहाँ तक ध्यान दिया था कि इतने छोटे से चौक में जो पानी गिरेगा, बिल्डिंगों का पानी आएगा, सड़क पर अभी कहाँ पानी आता है, वो आगे कहाँ जाएगा और उसका निस्तारण कहाँ से होगा फाइनली। तो उन्होंने पूरा अपनी आंखों से एक एक चीज़ देखी। जब मैं उस प्लान को फाइनल करने गया तब उन्होंने एक एक चीज़ दोबारा चेक की, मेरे लेवल सर्वे में ले गया था उसको चेक किया। तो वो एरिया मतलब जिसका हम प्लान कर रहे थे वो मुश्किल से 200 फुट बाय 200 फुट का होगा, उस पूरी कॉलोनी वाला एरिया, मतलब उससे ज़्यादा नहीं था। अब इस इतने छोटे स्तर पे भी वो लोग इतना ध्यान रखते थे, जबकि अपन ने जिस हिसाब से प्लानिंग हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से जिस स्थिति, मतलब उसका कोई ध्यान रखा ही नहीं जा रहा है। अब जब ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ड्रेनेज चैनल ही हमारे पास नहीं होंगे, तो अपन आगे उसका प्लान में शामिल उसको कैसे करेंगे। फिर ये लगता है कि ठीक है रोड साइड ड्रेनेज बन जाएगा, उसमें स्लोप्स आ जाएगा, उसी से कर देंगे। अब रोड साइड ड्रेनेज की अपनी लिमिटेशन है, प्रॉपर स्लोप्स नहीं होते हैं, कई आपके डिवाइडर स्ट्रिप्स कहीं नहीं होती। मतलब हालत यह है कि जैसे जलमहल, आपको एग्जांपल दे दूं, जलमहल के साथ सड़क है, जलमहल के तालाब के साथ, वो सड़क पर कभी भी पानी नहीं भरता था, नेवर, क्योंकि वो स्लोप सारा तालाब की तरफ था, तो तालाब की तरफ बह जाता था। जब से वो एक स्ट्रिप बनी जो उसके साथ लेक फ्रंट डेवलपमेंट के रूप में बनी और डिवाइडर स्ट्रिप बनी, तब से पानी भरने लग गया, जबरदस्त पानी भरता है, जबकि पास में आपका लगता हुआ तालाब है, लगता हुआ डेवलपमेंट स्ट्रिप है। तो ये स्थिति, मतलब जहाँ तालाब लगता हुआ है, जहाँ नाला लगता हुआ है, वहां पे ऐसी स्थिति तो कभी भी नहीं आ सकती। इट इज जस्ट जलमहल नॉट। का जो उदाहरण आपने दिया है खरे साहब, सौंदर्यकरण के नाम पर नए पढ़े लिखे इंजीनियर्स के काम के बाद आप कह रहे हैं कि जो 200 साल पहले जिन्होंने निर्माण किया था तब पानी नहीं भरता था, और आज के दौर में जिन लोगों ने काम किया उसका नतीजा पानी भर रहा है। यदि अपन ये नहीं करेंगे सर, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज और उसका एस्टिमेट नहीं लगाएंगे कि कितना पानी आएगा, कहाँ तक कितना, और डिस्पोजल कैसा होगा, ड्रेनेज का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तब तक ये संभव नहीं है कि हम उसको सुधार लें। उसके सुधार वो जब तक एस्टिमेट, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 साल का एस्टिमेट लो, लेकिन हम कम से कम 20 साल का तो आप एक एवरेज रेट का एवरेज लेके चलोगे। हाँ ठीक है, 100 साल में कोई अनहोनी हो जाती है तो उसको मत लो आप, तो आप उसको अलग से कर सकते हो। जी, ठीक है। कोई भी काम जब सरकारें 5 साल के लिए आती हैं और तब एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाती है, और खास करके शहरीकरण का, वो तो 50 साल की भविष्य की सोच, और उस समय क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस समय कितना ट्रैफिक होगा, उस समय कितने लोग होंगे, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, और आसपास के इलाकों से घनत्व कैसे प्रभावित होगा, ये तमाम चीजें देखी जाती है। भरत मेघवाल जी, आपकी पार्टी की सरकार है और 4.5 साल की उपलब्धियों का आप जिक्र भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश के हर हिस्से की तस्वीरें जो आ रही हैं, वो आपको परेशान नहीं करती, आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को? मीना जी देखिए, अभी पिछले 3-4 दिन से जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बरसात का एक दौर शुरू हो रखा है, और अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 दिन या महीने भर से इस तरह का दौर शुरू हुआ, चाहे बिपरजॉय जो तूफान था उसके बाद भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जितने भी जिला कलेक्टर थे उन्होंने समय समय पर मीटिंग की। मैं खुद स्वयं आज जब सुबह 3 घंटे से जयपुर में बरसात थी, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मेरे वार्ड में और मेरे इलाके में घूम रहा था और मैं हर तरफ जाकर हमने देखा भी है। और मीना जी मैं आपको निश्चित तौर पर ये चीज बता रहा हूँ कि बरसात बंद होने के 2 घंटे बाद भी जो समुचित जितना भी पानी था, वो पानी सारा जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके थ्रू निकल भी चुका था। लेकिन फिर भी कई जगह हमको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन उसका कई और भी कारण है। हम सारा दोष सरकार के ऊपर नहीं मढ़ सकते।
मीना जी, हमने कई जगह हम खुद हमने देखते हैं कि नालों के ऊपर किस तरह का अतिक्रमण जनता के द्वारा कई बार कर लिया जाता है। कई बार वहां पे गार्डनिंग कर ली जाती है, कई बार वहां पार्किंग बना दी जाती है। नालों का जो एरिया होता है वो एरिया पहले के मुकाबले काफी छोटा हो चुका है। सीवर है, सीवर की जो क्षमता है वो सीवर की क्षमता कम हो चुकी है। कई बार सीवर के अंदर जब पानी बरसातों के अंदर फ्लो के आता है तो उनकी जो डेंसिटी है वो इतनी कम हो जाती है कि वो पानी भी बाहर ओवरफ्लो होने लग जाता है। कई बार जो हम फेरो कवर की बात करते हैं वो फेरो कवर बाहर खुले में छोड़े हुए होते हैं। तो ये सब चीजों को हम भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ वर्किंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर वर्किंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब इस तरह की जब कोई प्राकृतिक चीजें होती हैं तो वहां कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है और उससे भी सुधारने का सरकार की तरफ से पूरा कार्य किया जा रहा है। अलर्ट मोड पर सरकार है। सरकार हर आप ऑडियबल, मीना जी ऑडियबल नहीं है। भरत मेघवाल जी, ये कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई है कि 150 सालों में पहली बार आई हो और जिसका हमारे पास समाधान नहीं हो। दूसरी बात, आपने पब्लिक के अतिक्रमण की कही, तो जनता सरकार के जो बुनियादी जरूरी काम है, लोगों के आवागमन के, लोगों की सुविधा के, शहरीकरण के, अगर उसमें भी जनता अतिक्रमण कर लेती है तो आप तो स्थानीय सरकार से जुड़े हुए, आप लोग क्या करते हैं? मैडम, कहना आसान होता है, लेकिन जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं और जब किसी तरह की कार्रवाई करते हैं तो वही जनता एकजुट होकर आपका विरोध करना भी शुरू कर देती है। और जब विपक्ष होता है तो विपक्ष उनको साथ में लेकर इस तरह के कार्य करते हैं। ये मैं एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं आपको, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता और एज एक जनप्रतिनिधि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कई तरह के नालों के ऊपर अतिक्रमण किया जा चुका है। पानी की निकासी संभव नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आज जयपुर शहर में जिस तरह से पानी का 3 से 4 घंटे आज दिन भर बरसात, उससे पहले कल रात को भी पूरी बरसात हुई, 2-3 दिन से बरसात का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह के कोई घटना नहीं हुई। कच्ची बस्तियों का हमने जाके निरीक्षण करा है सुबह। देखिए, पानी का हम मानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं पे कमी थी, कहीं ना कहीं नालों की पूर्ण तरह से सफाई नहीं हो पाई। इस बार नगर निगम ग्रेटर की भी अगर मैं बात करूं तो मार्च के अंदर टेंडर कर दिए गए थे, जहां जून जुलाई में होते थे, लेकिन कहीं पे अगर कोई कमी रही जाती है तो उसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। सरकार ने हर तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है। हम रोज पेपर में भी इस तरह का जो विज्ञापन आ रहा है कि आज येलो अलर्ट है, इन जिलों के अंदर येलो अलर्ट है, आप जब बाहर जाएं तो आप चेतावनी रखें, सावधानी रखें। जो निचले इलाके हैं, जो भराव क्षेत्र है, वहां पर ना आए। जब एसएमएस हॉस्पिटल में पेशेंट अपने बेड के नीचे 2-2, 3-3 जो है इंच और फुट पानी देखेंगे, घरों में 3-3, 4-4 जी, लेकिन कोई बात नहीं है। आपने बहुत प्रैक्टिकल बात की, राजनेताओं की जो सीमाएं होती हैं वो आपने स्वीकार की, कम से कम जनता के सामने। और तब आपने ये भी बताया, जनता दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात को जरूर समझें कि जब आप अतिक्रमण करते हैं और अतिक्रमण करने के बाद जब आप अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालते हैं तो उसके नतीजे किस रूप में सामने आते हैं। उसके नतीजे कभी आपके घर परिवार के बच्चे नदी नालों के तालाब में कहीं डूबते हुए भी नजर आ सकते हैं, जैसा कि पिछले 2 दिन में यहाँ हो रहा है। पंकज जोशी जी, वाकई में जितने बड़े अतिक्रमण हमारे जयपुर शहर में या जयपुर के बाहर पूरे राजस्थान में आप कहीं भी देखेंगे, तो जो बड़ा अतिक्रमण है जिससे कि पूरा यातायात या फिर शहरीकरण प्रभावित होता है, वो किसी बड़े राजनेता के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ये आप बेहतर ढंग से जानते हैं। तो क्या वाकई में सत्ता में बैठे और विपक्ष के लोगों की इतनी बड़ी मजबूरी है सत्ता में आना कि उसमें बुनियादी जो काम है उसमें भी आपकी लाचारगी सामने आती है? भरत मेघवाल जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया है, क्या आपने भी इतना साहस है पंकज जोशी जी? देखिए मीना जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, साहस के साथ कह सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जब प्रदेश का मुखिया यदि इस चीज के ऊपर आ जाए और प्रदेश का मुखिया यदि इस चीज को तैयारी कर दे कि मुझे इसके अलावा केवल वोट की राजनीति करनी है, मुझे बताइए कि क्या 10 लाख पट्टे बांटना लोगों की जिंदगी के ऊपर आवश्यक है? मुझे बताइए, क्या सरकार ने जो है 20 फीट की रोड के ऊपर जो है पट्टे देने का काम नहीं किया? क्या सरकार ने नहीं कहा कि सरकार बोतल नेक है तो केवल सरकार ये देखते रही कि कितने
रोजाना बढ़ रहे हैं, कितने लोग मेरी जो है राजनीति के तरीके आ रहे हैं। खरे साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताइए खरे साहब के बार बार कहने के बाद, सीटीपी के बार बार कहने के बाद कि यहाँ जो है फिजिबिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार जो है मुख्यमंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जाकर के कि यदि दोबारा मंत्री बना तो शांति धारीवाल जी जैसे व्यक्ति को जो है, आ रहा हूं मैडम 2 मिनट। पंकज जी, आपका ऑडियो थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, लोग सुन नहीं पा रहे, इको कर रहा है। आप एक बार थोड़ा उसको ठीक करिए, हम वापस आपके पास आएंगे। मेरे सहयोगी शिवत्सन जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, थोड़ा सा उसको ठीक करिए क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे हैं, जनता आपको सुन नहीं पा रही है ठीक से। शिवत्सन जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जयपुर के हालात बहुत करीब से उन्होंने देखे हैं, पूरे जयपुर की जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, एसएमएस हॉस्पिटल से लेकर सचिवालय और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी वही हालात हैं। शिवत्सन जी, एक तस्वीर हम हमारे कार्यक्रम के दौरान भी बीच में दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरह के हालात है, दर्शक खुद परेशान हो रहे हैं, जनता खुद परेशान हो रही है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उस सरकार की पूरी जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी पोल खोलती है। बड़े पिंक पोस्टर लगे हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनसे पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि सरकार अब चुनावी मोड में है। बारिश का सीजन जब भी आता है तो होना ये चाहिए था कि सरकार पूरी तरह प्रशासन को लेकर अलर्ट करती, क्योंकि पानी निकासी के दावों की बात की जाती है। लेकिन आज अगर राजधानी की मैं बात करूं, मैं जयपुर राजधानी है जहां पर तमाम मंत्री से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक हर विभाग के यहाँ मौजूद है। लेकिन जयपुर की हालत आज की बारिश में कुछ इस तरह से हो गई कि सड़कें दरिया के रूप में तब्दील नजर आई। लोग परेशान बेहाल नजर आए, ट्रैफिक जाम में लोग परेशान नजर आए, क्योंकि सोमवार का दिन था, लोगों को दफ्तर जाना था। लेकिन जो घर से निकले, बारिश के बावजूद भी अपना काम ईमानदारी से करने के लिए घर से निकले, उन्हें कम से कम 1 से 2 घंटा देरी हो गई। और उसके बाद जो परेशानी हुई वो तो साफ जाहिर है। और इस दौरान आम पब्लिक जो कामकाज के लिए निकले थे वे तो सड़कों पे परेशान नजर आए। लेकिन हकीकत ये भी है कि पानी निकासी की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी उनमें से बहुत सारे अधिकारी या मैं कहूँ कर्मचारी, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं था, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन जितने लोग होने चाहिए थे सड़क पे पानी के निकासी के लिए या लोगों की व्यवस्था को जो जिस तरह से परेशानी थी उसे सुधारने के लिए, शायद वह नजर नहीं आया। और ये केवल राजस्थान की राजधानी की बात है। यदि मैं सीकर की बात करूं, देखिए सीकर में भी आज जमकर बारिश हुई है। कुछ दिन पहले जयपुर के जनता या पूरे राजस्थान की जनता ने एक देखा था कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एक मंत्री आपस में ही भिड़ गए थे कि सीकर में एक सड़क है जहां पर खड्डा बना हुआ, उस खड्डे को भरा नहीं जा रहा है। उस खड्डे में आज एक शख्स, एक बच्चा गिर गया और उसकी मौत हो गई। जयपुर में आज फिर से मुरलीपुरा में एक 6 साल के बच्चे की मौत हुई है। टोंक में 2 बच्चों की मौत इसी तरह पानी में डूबने के चलते हुई है। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही उन लोगों के लिए भी बड़ा सवाल है जो कि ये दावे करते हैं हर बारिश से पहले कि पानी की निकासी हो जाएगी, पानी नहीं भरेगा, लोगों को परेशानियां नहीं होगी, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन दावे जमीनी हकीकत पर यदि देखा जाए तो बिल्कुल खोखले ही साबित हुए हैं। जी जी, तो ये बार बार दावे हर सरकार के खोखले साबित हो जाते हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई। राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ वरिष्ठ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई जिलों और संभागीय मुख्यालयों की कमान आपके हाथ में रही है सर। आपने आज से 20 साल पहले भी मानसून देखा, आज से 40 साल पहले भी मानसून देखा, आज भी मानसून देख रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नजर आता है आपको? देखिए, फर्क तो अभी क्या होता है, जैसे आप राजस्थान की राजधानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ के सत्ताधारी दल कहेंगे कि दिल्ली की हालत देख लीजिए, दिल्ली वाले कहेंगे किसी और शहर की हालत देख लीजिए। ये समस्या क्या हो गई कि सभी एक दूसरे के दल का जो शासन है उसके शहर की हालत बता के अपनी कमी को ढकने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया हो गई और इसमें जो सबसे सफर कर रहा है सबसे, क्योंकि अभी जैसा आपके जो संवाददाता थे वो बता भी रहे थे इस बात को, आपके जो प्रतिनिधि हैं कि किस प्रकार से अलग अलग शहरों की, राजस्थान की आप बता रहे हैं, लेकिन अभी आज जैसे दिल्ली की देखें वहां भी नदियां बह रही है। तो ये कुल मिला के दिक्कत यही की है, जो भी कहा खरे साहब ने कहा है, बात तो बिल्कुल सही है। ये किसी भी तरह से पूरी पढ़ाया जाता है, टाउन प्लानिंग में सिविल इंजीनियर्स को भी सबको अच्छी तरह पढ़ाया जाता है कि पानी के निकास किस प्रकार से होना चाहिए, सड़क बीच में ऊंची होनी चाहिए, ड्रेनेज साइड में होना चाहिए, ड्रेनेज की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, कितना पानी उसमें जाएगा। भाई अगर ये बहुत छोटी छोटी गणना है,
अगर जो इंजीनियरिंग के अच्छे खासे विशेषज्ञ नहीं करते हैं या करते हैं तो लागू करवाने में अपना पूरा वक्त नहीं लगाते हैं और हर उस प्रोजेक्ट पे क्लियरेंस के लिए साइन करने में तैयार हैं, जो उनको कहा जाता है सिग्नेचर करने के लिए और वो उसका भाग बन जाते हैं। शिवरसन जी और पंकज जी, आप दोनों प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। कहीं कोई डिस्टरबेंस है कि पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करेंगे, तो प्लीज आप दोनों अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। राजेंद्र भारावत जी, पंकज जी प्लीज आप भी। हाँ, थैंक यू। हाँ, नहीं, ये कहीं ऑडियो कई बार खुला रहेगा। देखिए, इसमें सवाल ये है कि अब चाहते क्या है, दूरदर्शितापूर्ण लेके थोड़ा पॉपुलस, एक तो होता है पॉपुलर डिसीजन, एक होता है पॉपुलस डिसीजन। पॉपुलस का मतलब ये है कि लोक लुभावन बातें करें और दूरदर्शितापूर्ण उसका निर्णय ना हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा मीना जी, आप भी जयपुर में रही हैं कुछ वर्षों तक। बात ये सही है कि हर अभी जैसे ही जून का महीना आता है, जुलाई का महीना, दुर्भाग्य से मतलब जनता के लिए सौभाग्य हो सकता है वैसे अगर अच्छा व्यवस्था होती तो, लेकिन राजस्थान जैसे अकाल वाले देश में इतनी वर्षा होना एक प्रकार सौभाग्य होना चाहिए, लेकिन हम इसको भी एक तरह से दुर्भाग्य में बदल देते हैं यदि हमारी पानी के निकास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और एक वैज्ञानिक रूप से बनी हुई नहीं है। ये तो खैर साहब ने खुद ने कहा कि जिस प्रकार की देखभाल, जिस प्रकार की डिटेल एनालिसिस जैसलमेर में किया गया, वैसा जयपुर में क्यों नहीं किया जा सकता है? कोई साइंस तो वही है, इंजीनियरिंग टेक्निक्स वही है, टाउन प्लानिंग की व्यवस्थाएं वही है। तो सवाल यही है कि हमें बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने के बजाय अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे टाइम पे काम ठीक हो जाए। भैया, अभी टेंडर निकाले आपने, मार्च में क्यों निकाले? पता है मई जून में बारिश शुरू होती है, जून में होती है, जुलाई में होती है। अब 6 महीने पहले निकाल लो, उस समय तक काम पहले शुरू करवा दें। अगर टेंडर मार्च में निकला तो मई तक टेंडर पूरा होगा, फिर जून तक आधे नाले साफ होंगे, नहीं होंगे। ये सब हम लोग हर साल की बात देखते हैं ये वाला। तो ये जो एक साधारण व्यक्ति का जीवन जब कई बार एक प्राथमिकता में नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत असर नहीं होता है जो शायद इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जो निचले इलाके हैं शहर के, जो नदी नाले के पास में होते हैं, जो बह के निकलता है, वो उसको देखने के बाद दूसरा जो इसमें ये कहा ना कि सब अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण भी तो शहरी निकाय ही हटाएंगे, हटाएगा कौन? आप अगर अभी आप केवल एक दिन की वाहवाही लूटने के लिए अगर अगले कई दिनों तक के लिए, कई वर्षों तक के लिए किसी को जोखिम में डाल दें, वो तो कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है। ये एक सामूहिक समस्या है। देखिए, कोई मैं एक विशेष दल विशेष की बात नहीं कर रहा, चाहे जैसा पंकज जी भी हैं और ये जो भी भरत जी बैठे हैं और भी सभी लोग हम जयपुर में ही रहते हैं, ये पता है बात ये वाला कि हम जब कभी जब पानी नहीं हो रहा होता है, हम धड़ल्ले से नियमितीकरण कर देते हैं हर प्रकार के अवैध निर्माण का, हर प्रकार के अनियमित निर्माण का नियमितीकरण करना, चूंकि उनको लोकप्रिय बनाता है, शायद राजनीति में मदद करता है, तो उस समय तो ये अच्छा लगता है। लेकिन जैसी ही बारिश आती है, जैसे ही कुछ बारिश होती है, दुर्भाग्य से क्या है कि बारिश कितनी होगी ये इस विभाग को, राजनीतिक दलों को पूछ के नहीं होती है, न जनता को पूछ के होती है कितने इंच बारिश होनी चाहिए। हम सबके लिए बहुत खुशी का मौका होना चाहिए बारिश होना, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्थागत समस्याएं के कारण ये बारिश को हम आनंद के बजाय एक प्रकार से कष्ट का कारण बना रहे हैं। और ये इसमें तो देखिए सभी को मिलकर के ही, अधिकारियों की भी जवाबदेही, दूसरी बात है जवाबदेही किसकी है, मुझे आज तक ध्यान नहीं है कि कभी भी किसी शहर की खराब पानी की निकास की व्यवस्था के कारण किसी भी इंजीनियर को, टाउन प्लानर को या किसी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को इसके लिए दंड भुगतना पड़ा हो। जब लोगों को लगता है लोग भुगतेंगे, फिर बारिश खत्म होगी, फिर वापस वही शुरू हो जाएगा कामकाज, तो जब एक बार जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। जिसके क्षेत्र में ऐसा हुआ, जिसने इस नक्शे पे साइन किए, नक्शा अगर कोई भी इंजीनियरिंग का काम होता है किसी टाउन प्लानर के सिग्नेचर के बिना शुरू नहीं हो सकता, तो शुरू हो कैसे गया, हो गया तो फिर लागू क्यों नहीं हुआ, क्वालिटी का क्या हो, ये सारी बातें हैं। तो देखिए, कुल मिला के बात प्रशासनिक दृष्टि की है और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी है। प्रशासनिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा दोनों मिला जुला है, और समस्या जैसा भी कहा जाए कोई इस साल की नहीं है। हम तो यही कामना कर सकते हैं, आप जब ये डिबेट करा रहे हैं तो जो भी दलों के प्रतिनिधि हैं और हम लोग भी हैं, इस बात को उठाते रहें, सामने लाते रहें और कोशिश करें कि कम से कम हर मानसून में कहते हैं अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार टेंडर आप अगस्त में मत निकालिए, मई के मार्च के अंदर निकाल दीजिए, जुलाई के अप्रैल में निकाल दीजिए टेंडर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये बातें हैं, देखिए पता है सबको। तो राजेंद्र सर 20 साल से तो मुझे भी थोड़ी बहुत समझ जब से आई तब से देख रहे हैं। और शुचि मैम, शुचि शर्मा जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर शुचि, जब आप देखते हैं इस तरह की तस्वीरें और सरकार के भीतर व्यवस्था में जब आप रहते हैं, तो सरकार का मुखिया जो भी है वो दो तरह से काम करता है। एक दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पे, जिससे कि आपके कार्यकाल के दौरान आपने अपने राज्य को क्या कुछ दिया,
इसकी चर्चा आपके जाने के बाद भी हो। और एक वो कि आपकी सरकार वापस कैसे आए। आपने कितने ऐसे मुखिया देखे जो 20 साल 50 साल की योजना के साथ रणनीति बना के, योजनाएं बना के काम करते हो और बड़ी सौगात राज्य के लिए रखते हो। मैं यहाँ कहना चाहूँगी जैसे भानावत साहब ने बोला और खरे साहब ने बोला, आप दोनों अलग अलग किस्म से जुड़े रहे हैं और आप तो चीफ टाउन प्लानर रहे हैं, खरे साहब तो। मैं भी जेडीए में काफ़ी रही हूँ और नगर निगम का भी मेरा बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। इन शहरी निकायों से जुड़े महकमों का मेरा लगभग 10-12 साल का मेरा अनुभव रहा है और विभिन्न फेजेस में देखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रही हूँ। जो मेघवाल जी कह रहे थे, मैं काफ़ी हद तक उनकी बातों से सहमत हूँ। एक मैं शायद 2013 की बात है, एक सरकार का आखिरी दौर था और दूसरी सरकार प्रारंभ होने वाली थी, इलेक्शन से जस्ट पहले की बात है। और मैंने जेडीए में बहुत कच्ची बस्तियों को वहाँ से हटाया है और खरे साहब को भी इस बात की अच्छी जानकारी होगी कि मैंने कोई लगभग 57 कच्ची बस्तियों को खाली करवाया है और उनकी रिहेबिलिटेशन करवाया है। मेनली जो कच्ची बस्तियाँ जो बस्ती हैं वो आपके मास्टर प्लान के रोड्स में बस रही हैं। और जो उन्होंने ड्रेनेज और स्लोप की बात कही वो तो है ही। जब सड़कों पर हम कच्ची बस्तियों को, और वो बाकायदा राजनीतिक दलों के समर्थन से बसती हैं, कोई सा भी राजनीतिक दल हो। मैं जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ, एक मैंने बस्ती खाली करवाई थी जो 200 फीट रूट पर काफ़ी लंबी चौड़ी बस्ती थी, जो घाट की गुणी टनल के आसपास जो बस्तियां बसी हुई थी उनको खाली करवाने के लिए जब हमने, और बाकायदा उनको सहूलियतें देके हम शिफ्ट करवा रहे थे। उनको ऐसा नहीं है कि हम उनको उखाड़ पछाड़ के, क्योंकि गरीब लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, तो उनका हमने बाकायदा एक उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया था। उनको छोटे प्लॉट्स दिए थे रहने के लिए, जहाँ पर सारी पानी बिजली की सुविधाएं वगैरह सारा ध्यान रखते हुए उनको सामान शिफ्ट करने के लिए ट्रैक्टर्स की व्यवस्था, मतलब सारा जो ह्यूमन कंसिडरेशंस जो हो सकते हैं वो करते हुए हमने शिफ्टिंग करवाई थी। और जब शिफ्टिंग करवा रहे थे उस समय मेरे पास जेडीसी का फ़ोन आया, एक दिन की बात है, उसके अगले दिन हमको शिफ्टिंग करवानी, सारी तैयारियां थी, क्योंकि ये बहुत कठिन काम होता है। बस्तियों को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। उसमें हमको पूरा पुलिस का अमला और सारा डॉक्टर्स की टीम, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई वहाँ पर किसी के साथ नुकसान हो जाए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारी पूरी टीम, हम भी, और एक एक को कन्विंस करना उसके लिए कि यस यू शुड बी शिफ्टेड देयर, और वहाँ पर भी, तो वो भी कोई आसान काम नहीं है। जब ये सारी तैयारियां हो चुकी थी, हमने अपना पूरा पैशनेटली वर्क करके हमने तैयार किया था, केवल इसलिए कि वो 200 फीट की रोड थी, मास्टर प्लान की रोड थी। खरे साहब इसका महत्व समझ सकते हैं। उस 200 फीट की रोड के दोनों तरफ मेरे ख्याल से उसका तो संकरा होते होते वो केवल 40 फीट की रह गई थी, बाकियों में मकान बना लिए थे। और बाकायदा ये राजनीतिक दलों के प्रश्रय के तहत ही मकान बनवाए गए वो सारे। तो उसमें जब मेरे पास फोन आया, नेक्स्ट डे हमको करना था, मेरे पास फोन आया नेक्स्ट डे, शायद संडे को हमको शिफ्टिंग करनी थी, सैटरडे को भी ऑफ होता था। मेरे पास फोन आया कि शुचि जी आप आ जाइए, ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं और ये जो बस्ती शिफ्टिंग कर रही हैं आप, उसको लेकर बात उठा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, उस दल में, उन राजनीतिक दलों में 2 तो एक्स मेयर्स थे, भूतपूर्व मेयर्स थे, और बाकी बड़े बड़े अपने अपने हिस्सों के एमएलएस थे। उन्होंने आके जो बोलना शुरू किया, उनमें से एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और उन्होंने मुझको टारगेट करते हुए कहा कि आप क्या समझती हैं कि 55-56 बस्ती शिफ्ट कर दी तो आप ये भी कर पाएंगी, आपको देखना चाहिए कैसे है, हमको भी देखना पड़ता है। फिर मैंने, पहले तो मैं चुपचाप सुनती रही, फिर मैं उनके ऊपर ही बरसी। मैंने कहा मुझे दुख हो रहा है इस बात का, ये जान के मुझे कष्ट है इस बात का कि यहाँ पर 2 भूतपूर्व मेयर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं मास्टर प्लान रोड ना आज होगी ना कल होगी रेगुलराइज, हमने क्यों बसवाई बस्तियां, और अब इनको क्यों प्रलोभन दे रहे हैं कि यहाँ पर आप पक्के मकान बना के रह सकते हैं। कितना सारा पैसा इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी का इन मकानों पे लगा लिया, जो जिंदगी में कभी नियमित नहीं हो सकते। और उसके बाद आप 5-5 एमएलएस मिलकर उसकी पैरवी करने आ रहे हैं और मुझको टारगेट कर रहे हैं। मुझको टारगेट किया जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, शहर का नुकसान कर रहे हैं और बस्ती वालों का नुकसान कर रहे हैं। ये एटीट्यूड है। तो जब ये कहते हैं कि लाख पट्टे बट रहे हैं, या दूसरा पक्ष हमको ये भी देखना चाहिए, वो जो गरीब है जिसको हमें हाउसेस देने का वादा करना चाहिए था। आज हम 500 स्क्वायर किलोमीटर का जयपुर शहर
उसमें हमारी 42 लाख से ऊपर पॉपुलेशन, उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। आप देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जबरदस्त डेंसिटी है। प्लस वो रूरल अर्बन रेशियो इज मच मच मोर देन रूरल रेशियो, क्योंकि लोग रोजगारों की तलाश में आ रहे हैं। इसके अलावा जो कम्यूटर्स होते हैं, जब खरे साहब जैसे लोग प्लानिंग करते हैं तो सारी चीजें काउंट करके प्लानिंग करते हैं। कम्यूटर्स होते हैं जो रोज आना जाना करते हैं, वो उनके लिए भी कुछ उनको भी स्टे की व्यवस्था होती है। तो जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह उनके रहवास बस जाते हैं। तो वो पक्ष जो मानवीय पक्ष, वो भी देखना होता है। तो सारी एक जो सरकार या राजनीतिक दल जो भी होता है, तो वो दोनों पक्षों को देखते हुए कोई निर्णय लेते हैं। और जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो हमारा पक्ष कमजोर हो जाता है कि हम तोड़ा फोड़ी तो कर देंगे, लेकिन तोड़ा फोड़ी करके उनको हटा भी देंगे, लेकिन उनको बसाएंगे कहाँ? बहुत आसान होता है ब्लेम लगाना, लेकिन उनके लिए हमने क्या व्यवस्था की? ऐसी एक और मैं अतिक्रमण, क्योंकि अतिक्रमण हटवाने के लिए मैं बहुत जोर शोर से जाया करती थी। नगर निगम की एक मैं बताती हूँ, गिरधारी लाल भार्गव जी हुआ करते थे, जो एमपी भी रहे, एमएलए होते थे और बहुत ही संवेदनशील हुआ करते थे। तो मैं जब अतिक्रमण का हटाने का दस्ता लेके और लीड करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया, वो जो टेम्पररी एनक्रोचमेंट्स होते हैं, वो चाट पकौड़ी बेचने वाले छोटे छोटे थड़ी ठेले वाले, तब मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि ये बेचारे जाएंगे कहाँ। अगले दिन आ गए कि तुमने ये सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, इनकी रोजगारी की क्या व्यवस्था होगी? तो बहुत सारे पक्ष हैं। तो ब्लेम गेम तो बहुत एक चीज होती है, लेकिन ऑफ कोर्स एक विजन के साथ अगर प्लानिंग हो, अगर हम अपने एरिया को स्ट्रेच करने को तैयार हों, अगर हम एक पर्टिकुलर शहर के अंदर की बजाय हम डिफरेंट एरियाज बना ले जहां पर लोगों को रोजगार मिले, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मिले, तो वो एक जगह पर स्थायी इकट्ठे लोग नहीं होंगे, वो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। एक प्रॉपर शहर की प्लानिंग जो होती है, जो संवेदना के साथ प्लानिंग होती है, उसकी आवश्यकता है। उसमें दो पक्ष तो आपने बता दिए, राजनीति और प्रशासनिक, लेकिन एक पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, वो जनता का पक्ष भी है। उसमें भी कई जो लोग हैं, जो एक जना जो कई प्लॉट्स संग्रहित करता है, वो एक दादागिरी की तरह उसमें आके आपके ऊपर प्रेशर बनाता है। आपके खिलाफ कई तरह के प्रशासनिक अधिकारी, कोई बहुत आसान काम नहीं होता। लोकायुक्त की शिकायतें आ रही हैं या एसीबी में शिकायत हो रही है, बहुत मुश्किल से उस पतली धार में वो ट्रीट करता है। आपका म्यूट नहीं है, आपका अनम्यूट करिए। डॉक्टर शुचि शर्मा, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास 10 प्लॉट हो, चाहे 50 प्लॉट हो, वो तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक उसको प्रश्रय नहीं हो। Exactly. वो प्रशासनिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। Exactly. और ये सारा कॉकस है, ये इकट्ठा कॉकस है। इसमें तो आप इसको तोड़ेंगे कहाँ से, ये पता नहीं है जी। पंकज जोशी जी, आप मेयर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, आप जनता के बीच लगातार रहते हैं और आप सालों सालों राजनीति करते हैं। एक राजनेता का करियर कम से कम 50 साल का होता है। 50 साल में आप जनता के पास हर मॉनसून में जाकर खड़े होकर वही तथ्य, वही बातें, वही तस्वीर, आप कैसे साहस जुटाते हैं उनको जनता को फेस करने का कि हर बार मॉनसून में तुम्हें इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके बाद भी तुम्हें हमें वोट देना है? देखिए मीना जी, मैं दो बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। बहुत थोड़ी करनी होंगी, लेकिन मैं आपको बहुत सीधे कहता हूँ। आप श्रीवास बैठे, भानव साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कि अंदर सबसे बड़ी टाइम पोस्टिंग क्या है जहां पर जो है 18 घंटे काम करना पड़े, तो क्या हो सकती है? आज जेडी में आने के एक साल में जो अधिकारी की पोजीशन, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे पंकज जोशी जी, आपकी आवाज इको कर रही है। ये आवाज नहीं आ रही है, ऑडिबल नहीं है, हमारी ऑडिबल सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे सर। भरत मेघवाल जी हैं हमारे साथ? हाँ पंकज जी, आप ईयरफोन हटा दीजिए, अब आप बात करिए, सीधे फोन के उसी से बात करिए। पंकज जी आपको आवाज आ रही है? वो कनेक्ट करते हैं, तब तक हम भरत मेघवाल जी के पास आते हैं। भरत मेघवाल जी, जो सवाल मैंने पंकज जी से किया था, मैं उसी के साथ आपके पास भी आना चाहती हूँ। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के पार्षद हैं और इस पार्टी ने देश में, केंद्र में और राज्यों में दशकों तक शासन किया है। हर बार आप लोग चुनाव में जनता के बीच जाते हैं, उनके इलाके में पानी हर बार भरता है। तो कहीं कोई मतलब राजनेताओं ने ये मान लिया है कि हम
हर जने का कोई व्यक्तिगत काम करते रहे, व्यक्तिगत हित साधते रहे, सड़कें, हॉस्पिटल और आसपास का जो भी सिस्टम है वो चाहे कितना ही विफल हो, क्योंकि उसमें किसी का व्यक्तिगत हित नहीं जुड़ा हुआ है। मॉनसून तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना की परेशानी है, फिर तो बारिश है नहीं राजस्थान में, कोई इतने बड़ा तूफान आना नहीं है, तो ठीक है, निकाल दो समय को, किसी तरह पास कर दो। नहीं मीना जी, इस तरह से नहीं है जो आप चीजें बोल रही है, चाहे किसी भी सरकार हो। देखिए सरकारों का ध्येय ऐसा नहीं होता है। और रही बात आप मानसून की जो बात कर रहे हैं, इसमें देखिए माइक्रो मैनेजमेंट का भी काम होता है। हर एक जनप्रतिनिधि का, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, इवन चाहे मैं कांग्रेस का पार्षद हूं या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो या निर्दलीय भी पार्षद हो, क्योंकि जो नगर निकाय होते हैं, उन नगर निकाय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो जितनी भी ये बरसाती जब समय आता है, उस समय किस तरीके से नालों की सफाई की जाए, एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को किया जाए। अगर मैं ग्रेटर नगर निगम में हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। निश्चित तौर पर वहां पे जो मेयर साहिबा बैठी हैं वो भी अच्छा कार्य कर रही हैं, और जो पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हो वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो इस तरह की चीजें सामने आती है, जैसे आपने टानिंग की बात कही, निश्चित तौर पर हमें वो 25 साल 20 साल का एक विजन देखना पड़ेगा। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा जहां पक्ष विपक्ष सबको सहमत होगा इस जयपुर शहर के लिए, या आने वाले जो भी किसी शहर की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें इस ड्रेनेज सिस्टम समझना पड़ेगा। क्योंकि आज जो, जैसे शुचि जी ने बताया कि जिस तरीके से लोग शहरों में आ रहे हैं, आप देखिए, हेलो भारत देखिए कि शहरों के एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें आपने देखी है? मीना जी, जब बरसात आती है मैं आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें बता दूंगा जहां आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर पानी आता है। पानी का कोई अवरुद्ध नहीं है, पानी कहीं भी आ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ सरकारों पर आरोप करने का काम नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी चीजें भी देखनी चाहिए कि हम कैसे ऐसे मुद्दों को उठा सके, कहां पर हम उस चीज का, मैं फिर आपको कह रहा हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते भी मैं ये चीजें स्वीकार करने के लिए हूं कि कुछ ऐसी जगह है जहां हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो सारी चीजें हमने बात कही, जिस तरीके से मैं भी बता रहा था कि जब लोग शहरों में आते हैं तो आज आप देखिए कि सड़कें कितनी सकड़ी हो गई है। जब सड़कें बनाई जाती है, मैं प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि पैच वर्क कर दिया जाता है। उस पैच वर्क को जब इंजीनियर करते हैं तब वो ये ध्यान नहीं देते कि आगे की जो सड़क है वो उसका लेवल नीचे हो गया है, वहां पानी स्टोर करेगा, कहीं से पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। कुछ जो सड़कें जो 40 फुट की सड़कें उनको 20 फुट की सड़कें कर दिया गया। तो जहां फिर जब पानी नहीं रहेगा, पानी स्टोर करेगा, जहां पे WMM की सड़कें होंगी वहां पे वो धसेगी। जब पानी अंदर जमीन में जाएगा तब धसेगा। वाटर हार्वेस्टिंग का काम जैसे कई जगह अभी चल रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह के कई इलाके हैं, भराव क्षमता है, जब वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम उसको काम को कर सकते हैं, और सरकार निश्चित तौर पर कर रही है। सरकार का ऐसा कोई ध्येय नहीं है कि योजनाओं के अंदर सरकार कर रही है और काम हो रहा तो बरसातों में नहीं देख रही। सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देशित कर चुके हैं। हमारे पास तक कुछ वो जो नोट्स हैं वो सब आ चुके हैं कि किस तरीके से भारी बारिश की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जब इतने प्रभुत्व लोग बैठे हैं, चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों हो, मैं पंकज जी को भी यह कहूंगा, आप पूर्व मेयर हैं, सम्माननीय है, लेकिन हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो दर्शक देख रहे हैं तो उनको ये चीज समझ आए कि किस तरीके से हम, जो ये आपदा आती है, उस आपदा में कोई कांग्रेस नहीं होता, कोई बीजेपी नहीं होता, वो व्यक्ति विशेष होता है जिसको नुकसान होता है, जिसका अगर कोई व्यक्ति जाता है और अगर किसी के कुछ साथ दुर्घटना होती है तो वो व्यक्ति के साथ होती है, किसी पार्टी के साथ नहीं होती। फिर भी अगर कोई कमी रही है तो उसको सरकार दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। राजनेताओं को तो मिलकर अपना शासन चलाना है। 5 साल आप, या आप जब आएंगे तो हमारी मदद करेंगे, हम नहीं मीना जी, देखिए ये बाहर से नहीं मीना जी, ऐसा कोई राजनेता नहीं होता जिसको शासन चलाने का, नहीं मैंने ये नहीं कहा। बात करिए, आपने कहा कांग्रेस बीजेपी से हटकर बात करिए। पंकज ये नहीं कह रहा जी, पंकज जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पंकज जी ने जिस तरह से शुरुआत की, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि पूर्व मेयर होते हुए ये इस तरीके से आरोप लगाने के लिए, मीना जी आरोप लगाने के लिए मेरे पास बेतहाशा आरोप है ग्रेटर नगर निगम बोर्ड के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि आरोप लगाकर यहाँ बैठना मेरा औचित्य नहीं है। मेरा औचित्य यहाँ पर यह है कि जो चीज हमें दिख रही है जी, भरत जी, हमें ग्रेटर और हेरिटेज, बात वही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। हमें ग्रेटर और हेरिटेज की लड़ाई में नहीं फंसना है। आज के साल भर पहले दोनों एक ही थे, जयपुर एक ही था। मेरा सवाल तो ये है, मैं पंकज जी के पास जाती हूँ, तभी मैं आपको पंकज जी को सुनते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल देश का और प्रदेश का सबसे बड़ा, देश में भी मान्य है, प्रदेश में सबसे बड़ा है, आसपास के राज्यों के भी लोग आते हैं।
अगर एसएमएस हॉस्पिटल में भी पानी आ जाता है बारिश आने पर और उसका कोई व्यवस्था नहीं है, पंकज जी, बहुत आसानी से कोई भी जिम्मेदार, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे वो संगठन पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्या इतना ही आसान है ये कह देना कि पानी कहीं भी आ जाता है? देखिए मीना जी, मैं दो बड़ी बातें आपको कहता हूँ। आपने कहा कि बेसिकली कि मानसून लगातार इसी टाइम से रहा और लगातार स्थितियां खराब क्यों? आज की डेट से पहले जब मैं जयपुर में पहली बार आया था 1977 के अंदर, तब लगभग जो है बारिश होने के बाद में सारा का सारा पानी अंडरग्राउंड हो जाया करता था। किसी पे पानी बहता हुआ मैंने नहीं देखा कि कहीं पानी बहता हुआ दिखाई देता हो, क्योंकि वहां पर खुली जगह थी, बहुत क्लियर जगह थी। आज की डेट में आप मुझे बताइए कि कहीं पर भी केवल जहां पेड़ लगा हुआ है उसका जो है केवल जो है मुश्किल से कोई कुछ सेंटीमीटर का डायमीटर छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं भी पानी जाने की जगह हो तो मुझे बता दें। खरे साहब बैठे हुए हैं, सुची जी बैठी हुई हैं, बनाव जी बैठे हुए हैं, कहीं भी बता दीजिए कि भाई यहाँ पर पानी जा सकता है, इसको पानी जाने की व्यवस्था है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मेघवाल जी ने कहा कि आरोप लगाना, मैं कह रहा हूं कि आपके पास में जितना पानी आप दे रहे हैं, ऊपर से आना छोड़िए, जितना पानी आप दे रहे हैं उस पानी के कंजम्पशन के अलावा बाकी पानी तो जो है सिटी के साथ वापस बहेगा ना, चाहे वो सीवरेज में बहे चाहे किसी में भी बहे। मुझे बताइए क्या बेसिकली पानी देने के साथ साथ सीवरेज पानी जो जाने का है उसकी व्यवस्था कभी करी गई, बनाई गई? हाँ, पेपर में बनी, मैंने कहा ना आपको, पेपर में बनी, सब कुछ बनी, लेकिन कहीं ना कहीं बनने के बाद में उनमें परेशानियां आई। और आपने देखा अभी अजमेर में हुआ। मैं दो चीज में, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले कहा कि आप लगातार देखिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था जब मैं मेयर बना कि बताइए कि जहां पर ज्यादा काम हो, जहां पर परेशानियां हो, सुबह से शाम तक पब्लिक की गालियां सुननी पड़े और वहां पर जाकर के कहे कि मेरी प्राइम पोस्टिंग है वो है, वहां पर आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आदमी जो है, मंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आए कि आप इसको ज्वाइन करा लीजिए और ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं इन चीजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो जो है ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जहां तक सिटी डेवलपमेंट की बात है, वहां पर किसी भी हालत में जहां पर सिटी डेवलपमेंट है वहां पर जो है पोस्टिंग देने से पहले मुझे बताइए किसी भी बिग सिटी के अंदर सीनियर आईएएस ऑफिसर के अलावा कोई कमिश्नर होता है क्या? क्योंकि उसके बाद में प्रॉब्लम ये होती है, मानव साहब बहुत अच्छे समझते हैं, जब जूनियर आईएएस ऑफिसर होगा और पानी की, मैं खुद को महसूस किया हुआ है, क्योंकि कहीं पाइपलाइन डालनी है, मेरा जूनियर सीओ है, तो उसके बाद में सीधी पीएचडी सेक्रेटरी कहता है कि नहीं भैया तो बहुत जरूरी है, सरकार को पानी आज ही डालना है, आज ही लाइन है। उसके पास कोई साधन नहीं है, केवल ये कहने के अलावा कि साहब खोद दीजिए, जितना चाहे खोद दीजिए, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खोद करके दे दीजिए, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप खोद देंगे हम इसको ठीक करेंगे। तो कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इनकी कहीं ना कहीं बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए कि जो कमिश्नर होगा उसके ट्रांसफर पोस्टिंग केवल और केवल। जी जी पंकज जी, आप विपक्ष में हैं और 4 साल हो गए मॉनसून को इस सरकार के दौरान भी आए हुए, चौथा मॉनसून है ये। हर बार कुछ इसी तरह के हालात अलग अलग जगह से देखने को मिलते हैं। क्या पिछले 4.5 साल में आपने, आपकी पार्टी ने इस तरह के विषयों को कभी मुद्दा बनाकर उस पर आंदोलन करके उन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया? कोई एक उदाहरण बता सकते हैं? देखिए मीना जी, मैं बिल्कुल आप कर रहा हूँ, 2 आंदोलन हमने जो है लगातार उस पे किए निगम पर। और मैं फिर आपको एक चीज कह रहा हूँ, देखिए आंदोलन नहीं, देखिए ये जो है, क्योंकि सिटी जो है डेवलपमेंट जो है, सिटी जो है उसमें स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहां का जो है निवासी है, हम नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी तो इसलिए है क्योंकि जयपुर के अंदर राजधानी है, यहाँ पर सारे के सारे जो है पूरा का पूरा प्रशासन बैठता है, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री बैठते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है यहाँ की पब्लिक है। मुझे बताइए कि क्या जो है, आपने 2 निगम किए, आपने पब्लिक से पूछा? आप 2 निगम करने से पहले क्या परेशानियां आएंगी आपने देखा आज तक? जितनी परेशानियां, मैं कह रहा हूं कि एक निगम होने के बावजूद भी डिसीजन मेकिंग के अंदर लगातार जो है, क्योंकि जो सिटी है, जयपुर सिटी है, उसके डिसीजन बिल्कुल डिफरेंट है और जयपुर सिटी के बाहर के जो है डिफरेंट सिटीज के डिसीजन बहुत डिफरेंट है। और उसके बावजूद मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। तो आज तक जो है पहली मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे, मैं बिल्कुल पार्टी के अलग कह रहा हूँ, पहली मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे, जिन्होंने सिटी दौरा करने के बाद लगातार कहा था कि मैं सिटी का दौरा करूंगी, और खुद जो है जेडीसी से लेकर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ से लेकर के, मेयर से लेकर के, डिप्टी मेयर से लेकर के, सब लोगों को ले जाकर के उन्होंने कहा कि सिटी कैसा होना चाहिए, सिटी की एक जो है तस्वीर पेश की जानी चाहिए।
उसके बाद आप देखें कि सिटी से पहले, यदि आप देखें, अभिनव जी आप रही होंगी, लेकिन सिटी से पहले जब मैंने देखा था तो बेसिकली जो है उनको सालों हो गए थे उनके ऊपर कलर किए हुए, कलर जो है लगभग गुलाबी कलर खत्म सा हो गया था। लेकिन फिर जो है वसुंधरा जी ने कहा कि नहीं, ये जो है सिटी जो है बना रहना चाहिए, क्योंकि सिटी बना रहेगा तो यहाँ के लोगों की पूछ बनी रहेगी, लोगों का जो है आना जाना रहेगा। और उसके बाद ये लगातार जो है सरकारों में बना रहा। और जो दो बड़ी चीजें मैं फिर आज कह रहा हूं कि आज जो आपने कहा कि ये चीजें होती क्यों है, उसका रीजन ये है कि हमें जो है, देखिए आप सोचें कि भाई एग्जैक्टली प्लानिंग हो जाए, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने गुजरात में देखा बिपरजॉय आया, बिपरजॉय आने के बाद नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। जितने जो है नोटिफिकेशंस आए वो पूरे देश के लिए आए, ऐसा नहीं कोई गुजरात को नोटिफिकेशन भेजाओ, राजस्थान को नहीं भेजाओ। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर मुझे बताइए 15 कैजुअलिटीज हो गई, जबकि वहां इतना बड़ा प्रभाव नहीं था। 15 कैजुअलिटीज, क्योंकि जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी आर्थिक नुकसान होगा उसको सहन करने की ताकत इस देश के अंदर है, बट कैजुअलिटी का वापस भुगतान नहीं किया जा सकता। आज जिस तरीके से उस बच्चे की डेथ हुई, सीकर में अभी वसंत जी बता रहे थे कि जिस तरीके से बच्चे की डेथ हुई, उसके ऊपर यदि आप ऑडियो देखेंगे तो बड़ा शर्मदायक ऑडियो है, क्योंकि उसमें जो है प्रभारी मंत्री को उन्होंने कहा कि भाई ये एक बड़ी परेशानी है, इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन प्रभारी मंत्री कहते हैं आप लड़िए मत, है ना। लेकिन वो वीडियो आज जब सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है तो चर्चा ये भी हो रही है कि पिछले साल भी वहां पर वैसी ही तस्वीर थी, उसके पिछले साल भी वहां पर वैसी ही तस्वीर थी। श्रीवत्सन जी, आप सालों से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको याद आता है जब शहर की मानसून को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ एक मानसून की बात नहीं करें, शहर को सुनियोजित तरीके से, ताकि इस तरह की जब सालाना जो परेशानियां हैं जिससे जूझना पड़ता है जनता को, आज स्कूल पे जाने वाले वैन और बसेस के बच्चे परेशान हो रहे थे, सरकारी दफ्तर या प्राइवेट अपने जॉब पे जाने वाले लोग परेशान हो रहे थे, रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूर परेशान हो रहे थे। और ये एक दिन नहीं था, ये पिछले सालों से हो रहे थे, जो हम चर्चा कर चुके हैं। आपको याद आता है कभी कोई सरकारों ने आंदोलन खड़ा किया हो कि कोई सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो राज्य में दीर्घकालीन एक भी योजना इस सरकार ने नहीं दी है? कभी याद आता है? मीना जी, देखिए, पहली बात तो है कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसने जो काम शुरू किए हैं उसमें कुछ कमियां रह जाए, लेकिन जो प्लानिंग जिस तरह से होनी चाहिए वह नहीं होती। मैं आपको साउथ का एग्जांपल देता हूँ। तमिलनाडु में साल में 2 बार मानसून आता है। देखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां काम किया, इसलिए 2 बार मानसून आता है। वहां पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह से पानी स्टोरेज कहीं हो जाता है। हालांकि निचली बस्तियों में जरूर होता है, क्योंकि हर जगह वो राजनीति वाली बात जो सुची मैम बता रही थी उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन सड़कों पर इस तरह से पानी कभी नहीं आता। इसका रीजन है कि वहां पर सरकार ने तय कर रखा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी सरकारी बिल्डिंग बनेगी उसके पानी को जमीन के अंदर डालने की, रिचार्ज करने की पूरी व्यवस्था होगी, तभी आपको परमिशन मिलेगा। सख्त नियम है, बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आपको बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्थान में भी इसी तरह की बात हुई है कि होना चाहिए। कब होना चाहिए? हर साल यही बात होती है कि होना चाहिए, कर दीजिए, और उसके बाद किस तरह से पट्टे मिल जाते हैं, किस तरह से दस्तावेज बन जाते हैं, परमिशन मिल जाती है, हम सब जानते हैं। सेकंड बात ये आती है कि आप जैसे सड़क बनाने की कुछ देर पहले बात हो रही थी, मैं भी अगर किसी मंत्री से बात करता हूँ कि सर मेरी गली में आप सड़क बिछा दीजिए, रातों रात सड़क बिछ जाती है। यह भी नहीं देखते कि वह सड़क सही तरीके से बिछी है नहीं बिछी, साइड में दोनों तरफ पानी जाने की व्यवस्था है या नहीं, इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती। इसके अलावा जयपुर की, यदि मैं केवल जयपुर की बात करूं, यहाँ पर सालों पुराना अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। उसका ध्यान तभी समझ में आता है जब कोई सड़क वहां पर धंस जाती है, रास्ता रुक जाता है, एक आधी दुर्घटना हो जाती है, तभी उस ड्रेनेज वाटर सिस्टम को सुधारने का याद आता है कि हाँ, मिट्टी थी इसके ऊपर, मिट्टी पानी से धंस गई और ड्रेनेज वाटर टूटने के कारण चला गया। यदि पहले ही, सुची मैम जैसे अभी साफ बोल रही थी कि एक लंबा प्लानिंग पहले से ही अगर करके रखा जाता तो ये शायद ये चीजें काफी सही तरीके से हो सकती, क्योंकि अधिकारी वही है, वैज्ञानिक तरीका भी वही है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का जो एक जज्बा होना चाहिए। क्योंकि आज किसी भी मंत्री से कहिए कि सर मेरी गली में पानी नहीं आ रहा है,
तत्काल जाके आपके लिए बोरवेल खुदवा देगा, कुछ भी खुदवा देगा, उसको अपने वोट बैंक से लेना देना है। और अब तो चुनावी साल है, कोई भी कह देगा आपको कि मेरे यहाँ सड़क नहीं है तो हाथों हाथ मंत्री आपकी सड़क बना देगा। तो ऐसे में किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि प्लानिंग के साथ सब कुछ काम हो रहा है? यदि आप दक्षिण, और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप कचरा सड़क पे मत डालिए, स्वच्छ भारत अभियान, कितना असर पड़ा। आज मैं खुद या मेरे गली में भी मैं देखता हूँ, हर मोहल्ले में देखता हूँ, कोई कचरा तक नहीं डालता। इसी तरह यदि हमारे नेता 2 मिनट का वक्त निकाल के अपने समर्थकों से अपील कर दें तो नेताओं की बात तो समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं तक तो पहुंचती है, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी नेता ने इस तरह का बयान नहीं देने की कोशिश की कि बारिश का सीजन आ रहा है, आप कचरे मत डालिए, यदि आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस तरह का व्यवस्था कीजिए। कोई कहता नजर नहीं आया कहने में, जबकि कोई हर्ज नहीं है। 2 मिनट का वक्त है। जब प्रधानमंत्री जी की बात को मानते हुए आज स्वच्छ भारत अभियान ने सब लोगों ने माना है। और आप भी अगर कचरा फेंकते हैं तो सोचिए, नहीं मैं सड़क पे नहीं फेंकूंगी क्योंकि ये मेरा देश है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो ऐसा कहने में हमारे नेताओं को क्या आपत्ति है? उसके बाद भी श्रीवत्सन जी सच्चाई ये है कि आप जयपुर के अच्छे से अच्छे इलाके में चले जाइए, घरों के बाहर, चौराहे पर, कॉर्नर पर बड़े बड़े कचरे के ढेर, बदबू वाले, आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। आई एम श्योर आप जितने लोग पैनल में जुड़े हुए हैं, आपने अपने आसपास 1-2 किलोमीटर की एरिया में जरूर देखा होगा। बहरहाल डॉक्टर सुजीत शर्मा, सरकार जब काम करती है, पूरा का पूरा विभाग है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, योजनाएं बनती हैं, तो मॉनसून जब आता है और उससे पहले हमें मालूम है मैपिंग होती है, तो सालाना जो योजनाएं, साल भर जहां काम होता है, वहां पर इस तरह की चीजों के समाधान के लिए साल भर काम करने का फोकस विभाग, मंत्री, मंत्रालय, कर्मचारी और मुखिया कितना होता है? इतने सारे काम हैं कि ये काम निश्चित रूप से जब ये बरसात जब आती है तभी हम बहुत गहन चर्चा करते हैं, और उस समय हम सारा का सारा टीम लगा देते हैं। और इतने और वही लिमिटेड अधिकारी हैं, वही लिमिटेड कर्मचारी हैं जिनसे हमें उन्हीं को प्रायोरिटाइज करना है कि इनको किनको क्या काम देना है, किनको क्या, मतलब कौन सा काम पहले कितना करना है। तो इसमें मेरा भी यही मानना है कि ये प्राथमिकता नहीं दी जाती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी। जैसे रोड कट्स की बात है, जैसे एक पहले रोड बनेगी, उसके बाद कोई टेलीफोन लाइन के लिए कटना शुरू हो जाएगा या बिजली की लाइन के लिए कटना शुरू हो जाएगा, तो खड्डों का जो क्रम है निरंतर बना रहता है। तो वो खड्डे फिर बरसात के समय में और परेशानी का सबब बनते हैं। इसको कितनी बार, मेरे ख्याल से कितनी कोऑर्डिनेशन कमिटीज की सीएस के लेवल पे भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमिटीज होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन का समय है, एग्जीक्यूशन में उसमें बहुत गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, और उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं सिंगल, जैसे कि हमारा कोई जो फाइनेंस का सिस्टम है, GFAR के जो रूल्स हैं जिसके तहत हम टेंडर्स करते हैं, अब वो टेंडर की जो प्रक्रिया है वो इतनी कठिन प्रक्रिया है। टेंडर में कई आप पहुंच भी जाओगे करते करते काफी लंबे समय से प्रक्रिया, जैसे नाले सफाई के टेंडर, जैसे आप बता रहे थे, एक जना कोई बोल रहे थे कि नगर निगम के नाले सफाई के टेंडर हो भी गए थे। वो टेंडर अपने आप में इतनी दुर्भूह प्रक्रिया है कि उसको करते करते जब अगर एक सेटल डाउन भी हो गया तो कोई ना कोई शिकायत कहीं ना कहीं से आ जाएगी, फिर वो उलझ गया। तो इतनी आसान चीजें नहीं, हमने इतनी, मेरा ये पर्सनल मानना है कि हमने अपने सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है और इतनी नेगेटिविटी भर दी है। विश्वास तो हमको, हमारा कहीं पर ट्रस्ट नाम की चीज तो किसी पर भी नहीं है। और ब्लेम गेम के मामले में हमारी सारी एजेंसीज तैयार है। तो वो जो ऑफिसर बेचारा जो कर रहा है, मतलब मैं ऑफिसर के पक्ष से भी देखती हूँ, इवन जो छोटा इंजीनियर है, JEN है, अब अगर सबसे बड़े इंजीनियर ने किसी की प्रेशर में काम किया होगा तो वो खुद तो एक तरफ हो जाएगा, लेकिन जो गाज गिरेगी वो सबसे छोटे इंजीनियर पे जाके गिर जाएगी। जैसा भनावत सर बोल रहे थे कि किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल कराना चाहिए। अब वो सस्पेंडेड पड़ा रहेगा। अब मैं क्योंकि ट्रिब्यूनल की मेंबर हूँ तो उसमें उस तरफ से भी मैं देखती हूँ कि कितने कष्ट हैं। और ये सारी चीजें जो मैं जो पर्सनली समझती हूँ, जो हम संवेदनहीन होकर काम करते हैं, बिना एम्पैथी के काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे टॉप ब्रास एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे नीचे है, वो जो एक हमने अपना एक टोटल
रोबो स्टाइल में काम करने का जो हमने कर लिया, एक जिसमें ना कोई संवेदना है, ना कोई दर्द है, ना कोई दया माया है, ऐसी स्थिति में जब हम काम करते हैं तो उसका कुल मिला के यही होता है कि हम घसीट रहे हैं काम को और किसी न किसी लक्ष्य तक, और 4 हमको लक्ष्य दे दिए, वो हमने लक्ष्य पूरे कर दिया। लक्ष्य की क्या क्वालिटी है, वी नेवर लुक इनटू दैट। तो बहुत सारी समस्याएं, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, और इसमें प्रोसीजर्स का सिंप्लीफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमको एक अच्छी सहूलियत भरी व्यवस्था पब्लिक को देनी है तो इसमें आपको बहुत सारी नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमको ट्रस्ट ओरिएंटेड करनी पड़ेंगी, डेलीगेशन करना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो सारे पक्ष ऐसा मैं शिवत्सन जी और पंकज जी, आप प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करिए। राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपने कई राजनीतिक दलों, खास करके राजस्थान में 2 राजनीतिक दलों की सरकारें और दोनों के अलग अलग तरह के मुखिया, एक जो जन कल्याणकारी छवि और अपनी इमेज के साथ जनता के बीच जाते हैं, अशोक गहलोत, एक जो बहुत राजशाही बैकग्राउंड से आती हैं, वसुंधरा राजे, और उससे पहले भैरव सिंह शेखावत का काल भी आपने देखा। मैं राजेंद्र भानावत जी, क्या वाकई में ये जो वेलफेयर की इशू है, जो कि सीधे सीधे शहर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, वो सीधे वोट बैंक को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए प्राथमिकता नहीं बनते? देखिए, मैं 2-3 बातें संक्षेप में, क्योंकि समय भी आपका पूरा हो रहा है। मुझे भैरव सिंह जी जो मुख्यमंत्री, उनके बात याद है, हर सार्वजनिक सभा में वो 3 बातें कहा करते थे, पेड़ लगाइए, परिवार छोटा रखिए और सबको पढ़ाइए। उसका हर कोई भी विषय की मीटिंग हो, हर जगह मैं अटेंड करता था, एक बात कहते थे, उसका असर, तो मैं साक्षरता में काम कर रहा था उसमें, बड़े मुखिया का असर बहुत होता है, कहने का बात आपकी सही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक हिंदी में कहावत है ना, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को है। बारिश के साथ भी वो स्थिति है, जिस समय बारिश होती है तो फिर वो रोज आप राग अलापते हैं, लेकिन जिस समय बारिश नहीं है उस समय इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, तो उसका ये परेशानी नहीं हो। तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ, ये हमने कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए सार्वजनिक हित की बलि देने में कतई हम संकोच नहीं करते हैं। समस्या ये है कि कुछ कतिपय लोग जो प्रभावशाली हैं, संपर्क वाले हैं, किसी भी कारण से उनके हित को साधने के लिए बड़े हित, सार्वजनिक हित की बलि चढ़ानी पड़े, तो इसमें हमें कोई दुख दर्द नहीं होता, जैसा अभी सुची जी कह रही थी। तो ये दर्द जब पैदा करने की प्रवृत्ति जब नीचे से भी हो सकती है, ऊपर से भी शुरू हो सकती है। इस बात को मैं जरूर कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से कई अधिकारी ऐसे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, जो सारे समस्याओं के बावजूद भी अपने केवल एक इच्छा शक्ति के बल पे अपने सीमित दायरे में रहते हुए इस काम को करने में कहीं हद तक सफल रहता है। आखिरी बात यह है कि जो पानी तो भरेगा, जैसे बारिश आई, जैसे कई बार कहा जा रहा है, लेकिन उस संकट से दुख कितना कम किया जा सकता है उस व्यक्ति का। देखिए, कोई भी अगर जहाँ कितने समय तक पानी भरा रहेगा, पानी जब भरा निकल गया, सड़कें टूट गई नीचे, तो वो क्यों टूट रही भाई? दुनिया में आप में से कई लोगों ने कई शहर देखे होंगे, कई जगहों पर बारिश वहां भी बहुत सारी आती है, बारिश होते आधा घंटे बाद देखें सड़कों में पानी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आप जब पानी अगर कटोरे की शेप में बनाएंगे, थाली की शेप में बनाएंगे, तो पानी भरा रहेगा। पानी स्लोप, एक सीधी सी बात है, बीच में से थोड़ा सा ऊंचा हो, सीधा निकल जाए, जहाँ निकल जाए और रास्ता हो निकलने का, जहाँ और कुछ पानी जमीन में जाने का। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बहुत बेसिक्स जो हैं इस पानी की, जो एक म्युनिसिपैलिटी का पहला अध्याय होता है कि नाली और पानी और सड़क की व्यवस्था करना, उसकी भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कई बार लगता है कि आजादी के 75वें साल में हम अपने लोगों के साथ न्याय तो नहीं कर पा रहे हैं सब तरह से, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, कोई भी हो। बात सही है। और जो दृश्य देख रहे हैं हम रोज देख रहे हैं दृश्य, इस तरह के दृश्य देखते हैं, क्यों चाहिए लोगों को? क्या ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है पानी को निकास की व्यवस्था करना। लेकिन बस वही है कि कुछ बात सभी लोग मिलकर के करेंगे। आपको समय के सीमा को रखते हुए मैं अपनी बात एक विराम देता हूँ, लेकिन सबको आवश्यक बहुत है ये वाला करना। और जिस समय दुख नहीं होना, बारिश नहीं हो, आप ये चर्चा करेंगे अप्रैल मई के में, अगले साल अगस्त सितंबर में खत्म हो जाए, उसके बाद फिर देखिए उस समय कोई बात नहीं करेगा इसकी कभी। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैंने इसीलिए बार बार पूरे पिछले 1 घंटे में कम से कम 6 बार आप सभी के सामने इस विषय को उठाया कि क्या कोई राजनीतिक आंदोलन इस नाम पे हुआ कि हर बार मॉनसून में ऐसी परिस्थिति आती है तो मॉनसून जाने के बाद या मॉनसून आने के पहले भी
कोई राजनेता, चाहे वो पार्षद के स्तर के हो, चाहे वो विधायक के स्तर के हो, क्या उन्होंने कभी कोई आंदोलन बनाया इस तरह का? क्या कभी वो कोई चुनावी मुद्दा बना? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह को विषय को, दीर्घकालिक योजनाओं को प्रमुखता देने के लिए अपने मुखिया को अलर्ट किया? इसीलिए मैंने ये सारे सवाल किए और आप सब लोगों से समझने की कोशिश की। बहरहाल समय की सीमा है। हम अगले कुछ दिनों में जब मॉनसून के कहर की वजह से ऐसी तस्वीरें देखेंगे, तो फिर चर्चा करेंगे कि आखिर सरकारों का कुप्रबंधन, सरकारों की पोल कैसे खुल जाती है बहुत छोटी-सी बारिश के बाद। जो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, वो कैसे पानी के गड्ढों में नीचे चली जाती हैं, कैसे नदी-नालों के तालाबों में बच्चों के बहने और आँसुओं के सैलाब में डूब जाती हैं। अगर सरकारें इन बातों की तरफ ध्यान दें, तो जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी चुनावी योजनाओं के साथ-साथ कुछ अपने 5 सालों में दीर्घकालिक योजनाएं राज्य को देकर भी जरूर जाए। बहरहाल आज 24 में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा, लेकिन कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।